अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास वो टॉपिक है डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या है? कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर आपके पास डेटाबेस बहुत सारे होते हैं दुनिया के अंदर, जो सीक्वल को सपोर्ट करते हैं या जो सीक्वल को सपोर्ट नहीं करते, जिस पे बने हैं वो उनकी मर्जी। तो किस तरह से मैं पीएचपी के फाइल्स को या पीएचपी के अपने प्रोजेक्ट को अपने किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो पीएचपी है, उसके उसकी जो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है, ओरेकल है, इसी तरह एसक्यूएल सर्वर, डिफरेंट डेटाबेस है। तो पीएचपी के साथ आपके पास माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के लिए आपको पहले से प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं। यानी कि पीएचपी इट सेल्फ माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी में आपकी हेल्प करता है, यानी उसमें इनबिल्ड मेथड्स आते हैं। ठीक है। जो बाकी डेटाबेसेस हैं, अगर आप उनको कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पीडीओ अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें टाइम मिला तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, है ना? लेकिन आपके पास जो पीएचपी इटसेल्फ बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो माई स्किल को करता है, यानी कि हमें कनेक्टिविटी करते हुए इतनी मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी आप प्रोजेक्ट पीएचपी के साथ करोगे, किसकी? माई स्किल की करेंगे। किसकी? माई की। हम एक डेटाबेस बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपने माई के डेटाबेस को अपने पीएचपी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, जरा जैम्प ओपन करते हैं सर। जैम्प ओपन करने के बाद आपके पास हमें अपाची और माई अब दोनों की ही सर्विसेज को स्टार्ट करना पड़ेगा। अपाची की सर्विस क्यों स्टार्ट करेंगे? ताकि पीएचपी रन कर सकें सर्वर के ऊपर, और माई के साथ कनेक्ट करने के लिए माई की सर्विस को स्टार्ट करना जरूरी है। तो इस दफा हम दोनों करेंगे। हमारी पोर्ट नंबर है 80। क्या है? 80। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक पीएचपी का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम लोग जैम के अंदर चलते हैं। जैम में जाने के बाद हम जाएंगे एस टी डॉक्स के अंदर, और एस टी डॉक्स के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, डीबी कनेक्ट के नाम से। किस नाम से? डीबी कनेक्ट के नाम से। और यहाँ पर इस फोल्डर को मैं अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने के बाद हमारे पास वीएस कोड जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ मैं एक फाइल बना लूंगा इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल सी एक फाइल आ चुकी है। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लूंगा अपने अपाची सर्वर के ऊपर, इस फाइल को। तो लोकल होस्ट होता है हमारे पास। होस्ट क्या होता है? होस्ट का नाम क्या है? लोकल होस्ट। ठीक है। और डीबी कनेक्ट, हमारे पास फाइल रन हो गई है। इंडेक्स की फाइल जो है बाय डिफॉल्ट होम की मानी जाती है सर्वर के ऊपर। ठीक है, स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे सर? आप बोलेंगे कि आप पीएचपी का टैग खोलेंगे क्योंकि पीएचपी लिखनी है अभी, ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, अब पीएचपी के किसी प्रोजेक्ट को या फाइल को अपने प्रोजेक्ट माई से कनेक्ट करने के लिए आपके पास पीएचपी में एक मेथड आता है, एक फंक्शन आता है, जिसको हम कहते हैं माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। क्या आता है? माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। कौन सा फंक्शन आता है सर? माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। अब देखो, ये आपसे जो मेनली चार चीजें मांगता है। मेनली कौन कितनी चीजें मांगता है? चार, बाकी ऑप्शनल है। ठीक है। सबसे पहले होस्ट नेम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? होस्ट नेम। तो सर आप क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पर आपको पहले सारी चीजें दिखा देता हूँ। सबसे पहले होस्ट नेम मांग रहा है, और किस डेटा टाइप में मांग रहा है? स्ट्रिंग के अंदर मांग रहा है, यानी कि डबल कोट्स में लिखूंगा इसको, ऐसा ही है। ठीक है। फिर आपसे यूजर नेम मांग रहा है। किसका? यूजर नेम माई स्कूल का यूजर नेम मांग रहा है। माई स्कूल का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या था? रूट। क्या था? रूट। और फिर पासवर्ड मांग रहे हैं। क्या पासवर्ड कुछ होता है? पासवर्ड इज एम्प्टी। ठीक है। और डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जो माइस्क्यूएल के अंदर आपने बना रखा है, और उसको आप अपने पीएचपी की इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर रहे हो। ये चार चीजें नेसेसरी। इसके बाद पोर्ट है, अगर आप पोर्ट देना चाहो या नहीं है, 80 पोर्ट पे चल रहा है और वगैरह वगैरह, आप नहीं भी दो जब भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझसे चार चीजें मांग रहे हैं। सबसे पहले होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। तो यहाँ सर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ होस्ट नेम नाम का। किस नाम का? और उसको मैं वैल्यू दे दूंगा, होस्ट मेरा क्या है अभी बताया? लोकल होस्ट। किस पे रन कर रहे हैं हम? लोकल होस्ट पे कर रहे हैं सर हम रन। ठीक है। उसके बाद मुझसे मांग रहा था यूजर नेम। क्या मांग रहा था? यूजर नेम, जो कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रूट होता है सर। फिर मुझसे मांग रहा था पासवर्ड। पासवर्ड मेरे पास क्या होता है? नल, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या आपने वैल्यू तो देनी है लाजमी, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद सर मेरे पास जो अगली चीज है वो ये है कि आपके पास डेटाबेस कौन सा है। हाँ, समझ आई? अब जो भी डेटाबेस का नाम आप माई एसक्यूएल के अंदर रखोगे, बनाओगे, वही डेटाबेस का नाम यहाँ होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हम लोग काम करते हैं। अच्छा, डेटाबेस का नाम मांग रहा है, टेबल जरूरी नहीं है।
सिर्फ डेटाबेस मौजूद होना चाहिए, टेबल आप बाद में क्रिएट करो, आपकी मर्जी। तो चलते हैं जरा हम लोग कहाँ जाएंगे, पीएचपी माई एडमिन पे कहाँ जाएंगे, पीएचपी माई एडमिन यानी कि माई स्कूल का यूआई डैशबोर्ड खोल लेंगे हम। हो जाओ ओपन। अच्छा, ये आपके सामने ओपन हो चुका है। एसक्यूएल में जाऊंगा, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको पता है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने कहा डीबी कनेक्ट के नाम से, किस नाम से रख दो। अब आपकी मर्जी, आप किस नाम से भी रखो, इट्स अप टू यू, कोई भी नाम आप रख सकते हो, आपको पता है। इस कमांड को मैंने रन किया और मेरे पास डीबी कनेक्ट नाम का ये देखो डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसी नाम को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद पीएचपी में जाऊंगा और यहाँ पर जाके डेटाबेस के नाम के अंदर डेटाबेस का नाम रख दूंगा। तो मैंने चारों चीजों के वेरिएबल्स बना लिए। होस्ट नेम लोकल होस्ट होगा, यूजर नेम क्या होगा, रूट बाय डिफॉल्ट, अगर आप चेंज करोगे तो आपको यहाँ पर भी वही रखना पड़ेगा। पासवर्ड नल है, पासवर्ड अगर रखोगे माई के ऊपर तो आप इसको पासवर्ड प्रोवाइड करोगे। और चौथा, किस डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये चारों चीजें मैंने इसमें पास करनी है, ऐसा ही है। ठीक है, सबसे पहले मुझसे मांग रहा है होस्ट नेम, तो मैंने डॉलर होस्ट नेम नाम का सर वेरिएबल बना रखा है, उसके अंदर मेरे होस्ट नेम रखा हुआ है। ठीक है, फिर मुझसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम, सर यूजर नेम भी बना के रखा हुआ है। फिर क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी रखा हुआ है। अच्छा, ये चारों चीजें आप डायरेक्टली भी इसमें दे सकते हो, मैंने सेपरेट करके किया ताकि आपको अच्छे से और समझ आए, बात समझ आई। ठीक है, और चौथा मुझसे डेटाबेस मांग रहा है। तो आपको पता चल गया कि आपसे माइस्क्यूएल कनेक्ट का जो फंक्शन है वो आपसे चार चीजें लेता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रैप कर लेते हैं। और अब ये करने के बाद अगर मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रख दूं जिसको मैं नाम दे देता हूं दिस इज माय कनेक्शन, ये मेथड जब कनेक्ट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि हर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, कुछ जिनकी नहीं होती उनकी वॉइड होती है, बताया था ना। जिस फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं होती वो वॉइड होती है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, लेकिन माइस्क्यूएल कनेक्ट का जो फंक्शन है, अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास कनेक्शन में ट्रू आएगा। ये रिटर्न क्या करेगा आपको, ट्रू या फॉल्स। अगर कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्शन में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू, और कनेक्ट नहीं होगा तो फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, कंडीशन। कंडीशन लगाने के लिए क्या लिखेंगे, इफ अगर मेरे पास डॉलर कनेक्शन ट्रू हो, यानी कि इफ डॉलर कनेक्शन ट्रू हो, तो आप जो है वो इको कर दो, क्या इको कर दो, कनेक्टेड सक्सेसफुली। क्या लिख दिया मैंने, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। और अगर मेरे पास कनेक्ट ना हो तो मैं एल्स के अंदर क्या स्टेटमेंट पास करूंगा, डेटाबेस कनेक्शन एरर। तो अब क्या होगा कि अगर आपके पास ये फंक्शन जो है अगर मेरे इस फाइल को, इस पीएचपी के प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर देता है उस डेटाबेस से सक्सेसफुली, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा इस फाइल पे, कनेक्टेड से। और नहीं होता तो, जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या मेरा कनेक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जो कि मुझसे डेटाबेस कनेक्टिविटी के क्रेडेंशियल्स लेता है, पैरामीटर्स लेता है, और मैंने पास किया और उस पर मैंने कंडीशन लगा के चेक करना चाहा कि क्या मेरे पास प्रिंट होगा या नहीं होगा, कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर ये नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि सर कनेक्ट हुआ है नहीं। ठीक है, वैसे हम प्रिंट कराते नहीं है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने सही दिया नहीं दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने कंडीशन लगाई है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास देखो क्या आ रहा है। इसका मतलब है सर मेरी फाइल माइस्क्यूएल से कनेक्ट, उस पर्टिकुलर डेटाबेस जिसका नाम मैंने डीबी कनेक्ट रखा था उससे कनेक्ट हो चुके। तो सर इतना ही है, बस यही कनेक्शन है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। अच्छा, चाहो तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डायरेक्टली भी पास कर सकते हो अगर आप चाहो। देखो यहाँ पे लोकल होस्ट रख दो, डायरेक्ट वेरिएबल में रखा था ना, वेरिएबल में रख के रख रहे थे, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी किया और यूजर नेम में आपने यूजर नेम रख दिया, और एम्प्टी स्ट्रिंग आप किस में रखोगे, पासवर्ड में रखोगे। ठीक है, और डीबी कनेक्ट आप डेटाबेस की जगह रख दोगे। तो डायरेक्ट रखो या वेरिएबल में रख के रखो, ये आपके ऊपर है। बात समझ आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीजें। अच्छा, इस जो फाइल होती है ना, मतलब एक ही दफा में कनेक्शन बनाना होता है। अब देखो हम मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे पीएचपी की, ठीक है, और सब में हमें डेटाबेस यूज करना होगा।
तो क्या सर मैं हर जगह पे कनेक्शन हर फाइल में बनाता फिरूंगा? सवाल है ना। मैं मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे 10 पेज है HTML के, सॉरी PHP के, तो मैं 10 के 10 पेज पे कनेक्शन बनाता फिरूंगा? नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आप एक PHP की फाइल का कोड दूसरी PHP की फाइल में कैसे एम्बेड कर सकते हो विदाउट राइटिंग द कोड। ठीक है, अब ये भी बात आपने समझनी है। अब यहाँ पर देखो, जो हम कनेक्शन की फाइल का नाम रखते हैं वो मोस्टली जो स्टैंडर्ड है वो config.php के नाम से रखते हैं। किससे? कॉन्फ़िगर, यानी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस फाइल के अंदर मैं अपना कनेक्शन MySQL और PHP का। ठीक है। अच्छा, और ये सारा कोड जो मैंने यहाँ लिखा है ये मैं रख दूंगा इसमें। इसमें रख दिया मैंने config.php में, मेरा ये खाली हो गया index.php। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर मैं ये वाला कोड कट करूं, इफ वाला, और मैं ये वाला कोड लाकर PHP का टैग लगाऊं और यहाँ रख दूं। यहाँ रखने का मकसद, अब देखो डॉलर कनेक्शन वेरिएबल जो है आपके पास क्या इस फाइल में मौजूद है? नहीं है। वो कहाँ मौजूद है? इधर बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा और अब मैं इंडेक्स पे जाऊंगा तो क्या आएगा? अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कनेक्शन। तो सर कुछ ऐसा हो जाए है कि वो वेरिएबल कनेक्शन वाला उसी में रहे, और बस मैं कोई एक छोटी सी कमांड लिखूं और उसका कोड इस फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाए। बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर उस फाइल का कोड इस फाइल में इंक्लूड करा दिया जाए तो उसको डॉलर कनेक्शन का वेरिएबल मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ना? तो इसके लिए आपके पास 4 फंक्शन आते हैं। चारों का काम एक जैसा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता दूं। सबसे पहला आपके पास आता है, अगर आपको किसी भी दूसरी फाइल का कोड किसी दूसरी PHP की फाइल में इंक्लूड करना है तो उसके लिए फंक्शन भी इंक्लूड ही आता है। क्या आता है? इंक्लूड। इंक्लूड फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगेंगे। ये आपसे स्ट्रिंग पाथ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पाथ, यानी उस फाइल का नाम दो जिसका कोड मुझे यहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो इनडायरेक्टली वो सारा कोड उठ के यहाँ आ जाएगा। तो मुझे किसका करना है? config.php का करना है सर। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम लिखकर यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। तब क्या होगा? ये सारा कोड यहाँ उठ के आएगा, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर कनेक्शन का पूरा वेरिएबल रखा हुआ है, और मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है तो अब उसको मिल जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो मैं index.php के अंदर ही हूँ। बात समझ आ रही है? ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये हर फाइल में जब भी आपको कनेक्शन चाहिए होगा तो आप बस ये लाइन लिखोगे और आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आपको बार बार MySQL कनेक्ट और डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से दूसरी फाइल्स का कोड रखवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास 4 दफा लिखा हो या 5 दफा लिखा हो, यहाँ पर है, रिफ्रेश करा, अब ये तो आपको एक ही दफा मैसेज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही दफा प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ रखूं, अब ये पूरा कोड इधर रखा है, प्रिंट भी यही हो रहा है, प्रिंट भी कॉन्फ़िग के अंदर ही करा रहा हूँ। अब यहाँ आ रहा हूँ तो 5 दफा रिक्वायर करा है, तो अब आपके पास कितनी दफा आ रहा है लिखा हुआ? अभी तो सर मसला है ना, मुझे तो एक ही दफा लिखा हुआ चाहिए था। अगर गलती से मैंने 5 दफा इंक्लूड कर दिया उस सेम फाइल को तो मेरे लिए मसला हो गया। ठीक है, सिर्फ हम ये कि नहीं करते, हम पूरी HTML भी इससे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप जो है वो इंक्लूड की जगह फंक्शन यूज करते हो वंस का, इंक्लूड वंस, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। ये क्या करता है? ये उस पर्टिकुलर फाइल का कोड एक ही दफा इंक्लूड करेगा, भले से इसको कितनी दफा ही कॉल करो। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर मैंने इसको इतनी दफा किया, यहाँ पर रिफ्रेश करें कितनी दफा कर रहे हैं? एक ही बार कर रहा है। तो इंक्लूड वंस है। इस इंक्लूड की तरह ही अब आपके पास एक और भी फंक्शन आता है, और वो है रिक्वायर का। किसका? रिक्वायर का। ठीक है। तो रिक्वायर भी आपके पास इंक्लूड करने का ही काम करता है। ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग इनपुट लेता है, एक पाथ। रिक्वायर इज आइडेंटिकल टू इंक्लूड एक्सेप्ट अपॉन फेलियर इट विल ऑल्सो produce a fatal e-compile error level. In the other words, it will halt the script whereas include only emits a warning. अच्छा, इसको मैनुअल से देखते हैं। ये देखो आपको ये मैनुअल का ही देख रहे हो, पाथ दे रहे हैं VS कोड भी। तो देखो ये भी कहता है कि आप मैनुअल से पढ़ो। चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंक्लूड देखते हैं, इंक्लूड क्या करता है। द इंक्लूड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स एंड इवेल्युएट्स द स्पेसिफाइड फाइल, यानी कि उसका कोड जो होगा वो दूसरी फाइल में इंक्लूड कर देगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। द डॉक्यूमेंटेशन below also applies to require। ठीक है। Files are included based on the file path. If none is given, the include path is specified. If the file isn't found in the include path, include will finally check
इन द कॉलिंग स्क्रिप्ट ओन डायरेक्टरी एंड करंट वर्किंग डायरेक्टरी बिफोर फेलिंग। ठीक है, यानी कि फेल होने पर भी नहीं चलता। आपके पास जो रिक्वायर है वो आपको हमेशा एक फैटल एरर देता है, मतलब एक प्रॉपर एरर देता है अगर आपका कोड इंक्लूड नहीं हो रहा होता। तो आप कोई भी कराओ, इट्स अप टू यू। डन है रिक्वायर। अच्छा, इसी तरह रिक्वायर को भी अगर मैं 5 दफा करूंगा तो मेरे पास 5 दफा ही देखने को मिलेगा। जिस तरह इंक्लूड के लिए इंक्लूड वंस, इसी तरह रिक्वायर के लिए भी रिक्वायर वंस आता है। ठीक है, तो चार फंक्शन है कितने? इंक्लूड, इंक्लूड वंस, रिक्वायर, रिक्वायर वंस। ठीक है, चारों से ही आप कोड इंक्लूड करवा सकते हो। असाइनमेंट लिखो, मुझे घर से इंक्लूड और रिक्वायर के बीच का फर्क बताओगे। ठीक है, ये आप पढ़ के आओगे। डन है। ठीक है, और मैं पूछूंगा लाजमी है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, अभी हम कनेक्शन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हटा देते। कनेक्ट को हमने करना सीख लिया ना सर? ठीक है, कनेक्ट हमने करना सीख लिया। अभी कनेक्शन को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते। यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी है, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट पी एच पी में मैं अपना जो है वो यूआई बनाना चाहता हूँ होम पेज की। इसकी जाहिर सी बात है एचटीएमएल में इसी में लिखूंगा, पीएचपी भी इसी में लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे ताकि हम अपना काम जल्दी कर सकें। यहाँ BCDN5 का यूज कर रहा हूँ। BCDN5 का हमने यहाँ पर टेम्पलेट यूज किया और ये दो लिंक्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ टाइटल लिख दिया मैंने होम। ठीक है, और होम टाइटल लिखने के बाद बॉडी के अंदर आए, और बॉडी के अंदर आने के बाद अब आप यहाँ क्या करोगे कि आप नेव बार का कोड लेके आओगे। चलते हैं जरा हम लोग बूटस्ट्रैप के ऊपर। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गए, डॉक्यूमेंटेशन पे गए, और यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं नैवबार पे। हमारे कंपोनेंट्स किधर हैं? ये रहा नैवबार। ठीक है, आपको पता है नैवबार को कैसे यूज करना है। यहाँ से मैंने नैवबार को किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ किया पेस्ट। नैवबार आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा अपने ब्राउजर पे तो मुझे नैवबार देखने को मिलेगा सर। ठीक है, यहाँ देखो, डन है, नैवबार नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे फुटर भी चाहिए, तो यहाँ पर फुटर तो आपको बूटस्ट्रैप देता नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएंगे फुटर बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फुटर के जो कि आप उठा के लगा सकते हो। जैसे ये एक टेम्पलेट है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं कि हमें इसका कोड कहाँ से मिलेगा। ये रहा शो कोड। ठीक है, ये किसी ने बना के रखा हुआ है बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो आप इसका कोड कॉपी कर सकते हो। आपने यहाँ से कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने नैव बार के नीचे रख दिया। रख दिया सर। यहाँ पर आओगे तो आपको अब फुटर और नैव बार दोनों दिखेंगे। देख रहे? हर पेज पे आपको पता है वेबसाइट के फुटर और हेडर यानी कि नैव बार आपका रिपीट होता है। बस नैव बार और फुटर जो होता है या हेडर फुटर जो होता है उसके बीच का जो कंटेंट होता है वो हर पेज पे चेंज हो रहा होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर नैव बार फुटर रिपीट कर रहे हो तो हर पेज पे जाके क्या नैव बार फुटर दोबारा दोबारा कॉपी पेस्ट करते रहोगे? अब फॉर एग्जाम्पल तुमने नैव बार में लोगो चेंज किया, 10 पेजेस बनाए हुए, तो 10 जगह जाके तुम्हें लोगो चेंज करना पड़ेगा। तो सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही दफा इसको बनाएं और हर फाइल में कर दें? अभी हमने सीखा, मैं एक फाइल बना दूंगा अलग हेडर डॉट पीएचपी की और उसको हर फाइल के अंदर ऊपर इंक्लूड करता रहूंगा, उसका कोड यहाँ आ जाएगा। बात समझ आई? देखो करते हैं। यहाँ पर देखो, अब आपके पास ये फुटर है। ये देखो, ये आपका नैव बार यहाँ खत्म हो रहा है, नजर आ रहा है? ये नैव बार खत्म हो रहा है, ये फुटर स्टार्ट हो रहा है। इसके बीच में आपका एक कंटेनर आएगा जो कि आपके कंटेंट को डिफाइन करेगा। ठीक है, आपने कंटेनर बनाया, उसके अंदर रॉ बनाई और एक कॉल MD12 बना लिया आपने। ठीक है, कॉल MD12 बनाने के बाद आप इसके बीच में आए और आपने एक H1 डाला, और H1 डालने के बाद आपने कहा होम पेज। क्या लिख दिया? होम पेज। अभी फिलहाल के लिए हम डमी कर रहे हैं। ठीक है, होम पेज। तो आपके पास क्या होगा कि इसके बीच में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो जो भी काम करोगे आप वो इस कंटेनर के अंदर करोगे ताकि आपके इसके बीच में नजर आए। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब तुम यहाँ आए और यहाँ पे आने के बाद तुमने एक अबाउट डॉट पीएचपी बना लिया। ठीक है, और अबाउट डॉट पीएचपी बनाने के बाद यही सेम काम तुम यहाँ से कॉपी किया पूरा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस आपका जो वो कंटेंट है बीच में यहाँ पर है, और यहाँ पर आने के बाद आपने कंटेंट कर दिया यहाँ पर अबाउट। क्या कर दिया? अबाउट। ठीक है, अब आपको पता है कंटेंट तो बीच का चेंज होगा ही होगा, सेक्शंस और कार्ड्स वगैरह हर चीज, लेकिन हेडर फुटर सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में आया ऊपर नैव बार में, और ये जो नैव बार लिखा है इसकी जगह पे मैंने लिख दिया एपटेक। क्या लिख दिया? एपटेक। एपटेक लिखने के बाद यहाँ रिफ्रेश किया तो मेरे होम पेज पे एपटेक नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अबाउट डॉट पीएचपी पे जाऊँ, यहाँ क्या अबाउट डॉट पीएचपी, लेकिन अब अबाउट डॉट पीएचपी में नैव बार ही लिखा हुआ वहाँ पे। तो सर ये मसला आ गया मेरे पास कि अगर एक चीज सेम है और रिपीट हो रही है हर पेज पर,
तो मैं क्यों उस कोड को बार बार लिखूं, और उस कोड में बार बार क्यों जरा जरा सी चीज के लिए हर जगह जाके चेंज करूं। हाँ, कंटेंट का समझ आता है, उसमें तो करना ही करना है। तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ पर मैं एक हेडर या navbar डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? हेडर डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बनाऊंगा। और यहाँ से देखो, आपका navbar कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ। इससे ऊपर का जितना कोड है, क्योंकि लिंक्स भी हर पेज पे रिपीट होंगे, लिंक्स भी हर पेज पे रिपीट होंगे, तो इसके ऊपर का जितना कोड है वो आप हेडर में डाल दो। किस में डाल दोगे? हेडर में। यहाँ से आपने कट किया और आपने हेडर के अंदर डाल दिया। सही है? ठीक है, फिर आपने एक और फाइल बनाई सर, फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, और आप दोबारा इंडेक्स पीएचपी में गए। अब फुटर यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जो स्क्रिप्ट का टैग है वो भी हर पेज पर रिपीट होगा, तो आपने नीचे का जितना भी कंटेंट था फुटर के साथ वो आपने यहाँ से कट किया। अब आपके पास देख लो सिर्फ कंटेंट बचा, और आपने उसको किस में रख दिया? फुटर के अंदर। और कुछ नहीं करना आपने, है ना? ये करने के बाद इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं। अब यहाँ आप गौर से देखना, यहाँ पर ऊपर मुझे, ये मेरा कंटेंट का एरिया है, कंटेंट के ऊपर हेडर होगा, कंटेंट के नीचे फुटर होगा। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड वंस कर लूंगा। क्या करूंगा? पीएचपी का टैग खोलूंगा सर। क्या करूंगा? इसके ऊपर पीएचपी का टैग खोलूंगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इंक्लूड वंस। क्या कर दूंगा? इंक्लूड करो एक बार। क्या इंक्लूड करो? हेडर डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर लो। क्या कर लो? हेडर डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर लो भाई। ठीक है, सेम इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद कंटेंट के नीचे मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ कर दिया फुटर डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर लो। कंटेंट के ऊपर हेडर को इंक्लूड कर दो, और कंटेंट के नीचे फुटर को। तो अब आप देखना यहाँ पर कि आपके पास जैसे ही आप इधर बैक जाओगे, रिफ्रेश करोगे, तो आपके पास ये आपको शो हो रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने इसको अबाउट में नहीं किया ना, तो अबाउट में भी आए। अबाउट में आने के बाद अब यहाँ पर ना आपने जो, अब आपको हेडर वेडर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपने नैव बार के ऊपर का कोड उड़ा दिया, और ये सारा फुटर वाला भी कोड इसमें से उड़ा दिया, क्योंकि ये तो हमने अलग फाइल में रख दिया। तब अबाउट का कंटेंट बचा। ठीक है, अबाउट के कंटेंट पे ऊपर क्या इंक्लूड करा दोगे? इंक्लूड वंस क्या करा दोगे? हेडर डॉट पीएचपी। ठीक है, और उसको क्या हो गया, और उसके बाद आप क्या इंक्लूड करा दोगे नीचे इसके? फुटर डॉट पीएचपी। सर इससे ये होगा कि अगर आप हेडर के अंदर चेंज करते हो, तो हेडर को आपने जहां जहां इंक्लूड किया वहां उसकी इंस्टेंसेस का चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपको हर जगह 10 फाइल में जाके खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आए, यहाँ पर आने के बाद आपने रिफ्रेश किया। अब आप जैसे ही अबाउट डॉट पीएचपी के अंदर जाओगे, तो आपको एपटेक देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दोबारा चेंज करके देखते हैं। देखो यहाँ पर कंटेंट तो चेंज हो गया ना, जो कंटेंट था वो तो उसी फाइल में था। ठीक है, बस हमने हेडर फुटर यहाँ इंक्लूड किया। अच्छा, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे गए। इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाने के बाद फॉर एग्जांपल, सॉरी, हेडर डॉट पीएचपी में गए, और यहाँ जाने के बाद मैंने नैव लिंक को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नैव लिंक है, ये होम वाला। ठीक है, होम के बाद लिंक है, लिंक को मैंने कर दिया प्रोडक्ट्स। क्या कर दिया? प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स करने के बाद वापस जाऊंगा मैं अपने डैशबोर्ड पे, और आप यहाँ देखो प्रोडक्ट्स आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स पे जाऊंगा तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? लिंक आ रहा है। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब आपको कोई भी कोड में चेंज करने की जरूरत, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से टेम्पलेट, अभी टेम्पलेट इंटीग्रेशन हम सही से करेंगे, लेकिन एक आइडिया दे रहा था मैं आपको, किस तरह से हेडर रखोगे, फुटर, और उसके बीच का कंटेंट जो उसके बीच में रखना है वो आप इस तरह से चेंज करते रहोगे। अब इसमें जो कुछ भी रखोगे वो हेडर फुटर के बीच में आता जाएगा। समझ आएगी? ठीक है, अब आप स्लाइडर रखो इधर, डिफरेंट सेक्शन बनाओ, कुछ भी बनाओ। अच्छा, यहाँ एक और सवाल आता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखो होम आ रहा है, टाइटल क्या आ रहा है? ये टाइटल है ना, सबको पता है टाइटल क्या आ रहा है? होम आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर अबाउट डॉट पीएचपी पे जाता हूँ, तो सर यहाँ पर भी होम आ रहा है। सर हम डायनेमिक टाइटल कैसे करेंगे? क्योंकि देखो, जो आपकी एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट है वो तो हेडर के अंदर एक ही दफा रखी हुई है। बार बार तो नहीं कर रहा ना मैं हर पेज में। जो मैं एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट होगी, हेड टैग होगा, टाइटल टैग होगा हर पेज में, तो मैं टाइटल को चेंज कर पाऊंगा। अब यहाँ डायनेमिक टाइटल कैसे करोगे सर? बड़ा आसान है। यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो टाइटल लिखा हुआ है ना इसके अंदर, हेडर के अंदर आपने एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट लगाई हुई ना, तो यहाँ पर आप पीएचपी का टैग खोलोगे। क्या करोगे? पीएचपी का टैग खोलोगे, और पीएचपी का टैग खोलने के बाद आप यहाँ इको कर दोगे डॉलर टाइटल। अब डॉलर टाइटल एक वेरिएबल है जो कि हमने क्रिएट नहीं किया हुआ। डॉलर टाइटल एक वेरिएबल है जो कि हमने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो अब सर ये आएगा कहाँ से? हाँ, चेक करते हैं सर। अच्छा, अगर मैं आऊँ तो मुझे ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है इसका टाइटल रखना है होम पेज।
क्या रखना है, होम पेज। तो मैं जो ये हेडर की फाइल है ये इंक्लूड करा रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि मेरा टाइटल यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंक्लूड करा रहा हूँ तो डॉलर टाइटल का वेरिएबल यहाँ आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो इंक्लूड कराने से पहले, कोड आने से पहले मैं यहाँ पर इसी पीएचपी के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा टाइटल का, और उसमें मैं रख दूंगा होम पेज। ठीक है, और मैंने यहाँ रख दिया फॉर एग्जाम्पल एपटेक। बात समझ आई? तो पहले उसको वेरिएबल मिलेगा, फिर वो ये पूरी फाइल उठा के लाएगा। पूरी फाइल का मतलब है कि पूरा कोड उठा के लाएगा। तो जब ऊपर उसको वेरिएबल मिल गया टाइटल का, तो वो यहाँ पर उस टाइटल के वेरिएबल को इको करवा देगा। सिमिलरली हम हर फाइल में ही करेंगे कि इंक्लूड कराने से पहले एक टाइटल नाम का वेरिएबल बना देंगे। अब हम अबाउट में आए और टाइटल नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ लिख दिया हमने अबाउट पेज। क्या लिख दिया, अबाउट पेज, और यहाँ एपटेक लिख दिया, आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो चेक करते हैं सर हमारे पास ये काम करता नहीं करता। देखो अबाउट पेज आ गया, अबाउट पेज आ गया। ठीक है, अच्छा होम में जाते हैं सर। देखो अब होम पेज आ गया, डायनेमिक टाइटल हो गया। हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट टाइटल के वेरिएबल के अंदर आपने जो भी टाइटल देना है वो आपने पास कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अंदर कोई भी सवाल है पूछ लो, जरा से भी कोई। ठीक है, दोबारा पूछना है दोबारा पूछ लो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया? पक्की बात है? अच्छा ये हो गया। अब ये कवर करने के बाद वैसे तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टेम्पलेट इंटीग्रेशन कैसे होती है। फिर हम एक सही कोई टेम्पलेट पूरी वेबसाइट का डाउनलोड करेंगे और इसको पूरा एम्बेड करेंगे, किस तरह से हम उसका हेडर फुटर रखेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट फॉर्म है या कोई भी XYZ फीडबैक का फॉर्म है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है। उसके अंदर यूजर डिटेल्स डाले अपनी, और वो जो डेटा है वो आपके माइस्क्ल के टेबल के अंदर जाकर सेव हो जाए। अब उससे पहले जरूरी है, यूआई यानी कि फॉर्म बनाने से पहले जरूरी है कि आप डेटाबेस के अंदर वो टेबल बनाओ। क्योंकि आपको टेबल बनाओगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने फॉर्म के अंदर कितने इनपुट्स रखने हैं। ऐसा ही है, सबसे पहला स्टेप ही डेटाबेस डिजाइन होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? फिर आपने अपना यूआई सेट करना होता है, पूरी वेबसाइट का इंटरफेस सेट करना होता है, फिर आप लॉजिक लगा के उसको भेजते हो। पहले डेटाबेस बनाएंगे, फिर फॉर्म की यूआई बनाएंगे, फिर उसको डेटा को हम माइस्क्ल के अंदर सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम ये काम करने वाले। तो हम ये सब बंद कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं दोबारा से जैम के अंदर आता हूँ, और जैम के अंदर आने के बाद सी में आता हूँ। सी में जैम के अंदर और एच टी डॉक्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट के नाम से अगर बनाऊँ, ठीक है, मैंने क्रिएट के नाम से बना दिया है। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से बना देते हैं। मैंने एक फोल्डर बना दिया किस नाम से, क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है क्रड। क्या है? क्रड। क्रड में सी का मतलब होता है क्रिएट। क्या होता है? क्रिएट। आर का मतलब होता है रिट्रीव। क्या मतलब होता है? रिट्रीव। ठीक है, और आपके पास यू का मतलब होता है अपडेट, और डी का मतलब होता है डिलीट। यानी कि आप रिकॉर्ड को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, पीएचपी के थ्रू डेटाबेस में भिजवा सकते हो। उस रिकॉर्ड को कैसे गेट करके टेबल से किसी यूआई के टेबल के अंदर एचटीएमएल के अंदर शो करा सकते हो। उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जो क्रिएट हुआ हुआ है उसको कैसे यूआईसी यानी एचटीएमएल पेज से आप अपडेट कर सकते हो पीएचपी के थ्रू, और किस तरह से उसको डेटाबेस से डिलीट कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें नहीं करेंगे। हम चाहेंगे ना, देखो यूजर थोड़ी डेटाबेस चलाएगा बैठ के, यूजर तो चाहेगा मैं ही मेरी वेबसाइट के ऊपर बटन जो कोई मतलब फॉर एग्जांपल एक टेबल आ रहा है उसके अंदर जो है सिद्दीक का रिकॉर्ड आ रहा है, उसके आगे एक डिलीट का बटन हो, वो डिलीट का बटन दबाए तो वो डेटाबेस से भी उड़ जाए। यूजर तो ये चाहेगा ना, हमने भी ऐसे ही कुछ काम करना है। डेटाबेस थोड़ी देंगे उसको कि क्वेरी चला रहा है डिलीट फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो ये करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर डेटाबेस का टेबल डिजाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, और उस टेबल के अंदर हम जो कॉलम रखेंगे, हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का बना लेते हैं। किसका? स्टूडेंट का। तो एक टेबल बनाएंगे हम स्टूडेंट नाम से। ठीक है, स्टूडेंट्स नाम से। और उसके अंदर जो कॉलम्स होंगे, सबसे पहला कॉलम होगा आपके पास एसटीडी आईडी का। किसका? एसटीडी आईडी का। दूसरा कॉलम होगा एसटीडी नेम का, जिसमें उस बच्चे का नाम स्टोर होगा। तीसरा होगा एसटीडी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कर देते हैं एज। ठीक है, और चौथा होगा हमारे पास एसटीडी ईमेल वगैरह वगैरह।
ठीक है, आप जितने चाहो रिकॉर्ड ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये 4 कॉलम्स का डेटाबेस में टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग PHP माई एडमिन के अंदर, ताकि हम जो है वो इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर सके। PHP माई एडमिन में आ गए। सबसे पहले एसक्यूएल के अंदर गए। एसक्यूएल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करूंगा। मैंने कहा क्रिएट कर दो एक डेटाबेस स्कूल के नाम से। किस नाम से? स्कूल के नाम से। अब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो माई स्कूल करके देखते हैं। तो आपके पास माई स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया। तो यहाँ चेक करते हैं नीचे आपके पास, ये रहा माई स्कूल। ठीक है, माई स्कूल का डेटाबेस आ गया। माई स्कूल का डेटाबेस के एसक्यूएल के अंदर गए। अब बनाएंगे टेबल। आई होप आप सबको क्वेरीज याद होंगी। टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स रखेंगे। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके बीच में हम कॉलम्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले होगा std id। क्या होगा? ये काम करते हैं, हम पूरे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ आए। स्टूडेंट आईडी इंटीजर डेटा टाइप की होगी। डेटा टाइप आती है कॉलम नेम के बाद, और इस टेबल की प्राइमरी की होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि जब मैं PHP के फॉर्म के थ्रू इसको सेंड करूंगा तो मुझे जो है वो आईडी भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट करने के बाद मैं दूसरा जो कॉलम रखूंगा वो कौन सा रखूंगा? स्टूडेंट का नेम होगा। क्या होगा? स्टूडेंट नेम, जो कि मैं वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ या टेक्स्ट जिसमें चाहो रख लो, अगर लेंथ देनी है तो लेंथ दे दो। ठीक है, और ये मैंने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं रखूंगा स्टूडेंट की एज। क्या रखूंगा? स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज, और यहाँ पर मैं varchar, नहीं सॉरी इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर करने के बाद यहाँ पर मैं स्टूडेंट की ईमेल रखूंगा, जो कि मेरे पास varchar की फॉर्म के अंदर होगी, और 40 रख देते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल बन के आ चुका है। ठीक है, ये आ गया आपके पास सारे कॉलम्स। अब हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बना लिया, अब सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हम जो है वो इस माई स्कूल डेटाबेस को अपने क्रिएट जो PHP फाइल है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ कनेक्ट करवाएं। सबसे पहला स्टेप क्या है? कि इस डेटाबेस को कॉन्फ़िग करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ, जो अभी हम लोग कर चुके हैं। तो दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक config.php नाम की फाइल बनाएंगे सर। ये क्या हुआ? config.php नाम की हमने एक फाइल बना ली। ठीक है, और उसके अंदर आपको पता है सबसे पहले तो आप PHP का टैग ओपन करोगे। टैग ओपन करने के बाद क्या करोगे? क्या करोगे? माई स्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन लगाओगे, जो कि आपसे 4 चीजें लेगा। सबसे पहले होस्ट नेम, जो कि हमेशा क्या होगा? काम करते हुए हमारा लोकल होस्ट होगा। दूसरा हमारे पास यूजर नेम क्या होगा? रूट। ठीक है, और डेटा पासवर्ड क्या होगा? नन, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। और हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है? माई स्कूल। क्या है? माई स्कूल। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इसको हम जो है वो एक वेरिएबल CON रख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कनेक्शन। ठीक है, CON के अंदर हमने यहाँ पर रख दिया। या चलो पूरा कर लेते हैं अभी तक, ताकि आपको सही से समझ आ जाए, बाद में आप ये करते रहे। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या इफ एल्स लगा के चेक करने की जरूरत है? लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आऊंगा और एक और फाइल बना लूंगा create.php नाम से। किस नाम से? create record.php। ठीक है, और यहाँ पर मैं खोलूंगा एक बॉयलर प्लेट बूटस्ट्रैप की। किसकी? बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट खोलूंगा। ठीक है। सबसे पहले अब हमने कॉन्फ़िग कर दिया ना, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया सबसे पहले डेटाबेस, उसके अंदर टेबल क्रिएट किया, क्योंकि टेबल क्रिएट करोगे जब भी आपको पता चलेगा कि फॉर्म कैसा बनाना। ठीक है। उसके बाद आपने अपने उस डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया PHP प्रोजेक्ट के साथ। अब आप बनाओगे UI फॉर्म की, या जो भी XYZ UI बनानी। ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों लिंक्स मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक है, और टाइटल हम रख देते हैं क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी डायनेमिक नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मैं रहूंगा फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर जो है वो एक और क्लास लगाऊंगा पैडिंग ऑफ 5 की। ठीक है, उसके अंदर मैं एक H1 लगाऊंगा, जिसको मैं क्लास दूंगा display 3 की। और टेक्स्ट हम इसका प्राइमरी कर देंगे। बूटस्ट्रैप की क्लासेस आए होप आपको याद होंगे। ठीक है, प्राइमरी यानी ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर हम क्रिएट स्टूडेंट नाम की एक हेडिंग डाल देते हैं, क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, तो इस फाइल को हम रन करते हैं जरा। यहाँ पर है, और यहाँ पर आने के बाद हमने लोकल होस्ट DB कनेक्ट नहीं है हमारा नाम, हमारा क्या है रखा था हमने फोल्डर का नाम? क्रिएट रिकॉर्ड। क्या रखा था? क्रिएट रिकॉर्ड नाम रखा था सर, और स्लैश create.php।
तो यहाँ पर देखो आपके पास एक अच्छी सी हेडिंग लग के आ चुकी है क्रिएट स्टूडेंट की। ठीक है, इसके अलावा इसको मैं फॉन्ट वेट बोल्ड भी दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी बोल्ड हो जाए और ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बोल्ड भी हो चुकी है। अब इसके नीचे मुझे बनाना है फॉर्म, यानी कि हेडिंग के नीचे आया और फॉर्म का टैग खोलूंगा, ऐसा ही है। ठीक है, फॉर्म का टैग खोलने के बाद फॉर्म के अंदर मैं एक बनाऊंगा फॉर्म ग्रुप। क्या बनाऊंगा? ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। फॉर्म ग्रुप के अंदर आपके पास पेयर होता है लेबल का और किसका? इनपुट का सर। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम्स रखे थे हमने? चार। कितने? चार, जिनमें से हमें भिजवाने कितने? सिर्फ तीन, नाम, एज और ईमेल। आईडी भिजवानी है नहीं, वो खुद जनरेट होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो फॉर लेबल हमने बना दिया स्टूडेंट नेम। क्या रख दिया आपने? स्टूडेंट नेम। लेबल आपने स्टूडेंट नेम रख दिया। और फॉर आपने कहा एस नेम। क्या रख दिया? एस नेम फॉर स्टूडेंट नेम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ताकि पूरा ना लिखना पड़े। और जो लेबल के फॉर एट्रीब्यूट को दोगे वही इनपुट के आईडी एट्रीब्यूट को पास करोगे, एस नेम बाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद आप देखोगे तो आपके पास एक इनपुट आ रही है। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं लगी हुई तो ये बड़ी रॉ फॉर्म में नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास लेबल की बूटस्ट्रैप की क्लास क्या होती है? फॉर्म लेबल। क्या होती है? फॉर्म लेबल। और इनपुट के लिए कौन सी क्लास होती है? फॉर्म कंट्रोल। कौन सी होती है? फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पर आओगे तो आपके पास ये अच्छा सा आपको नजर आ रहा है, डन है। ठीक है, इसी तरह आपको एक फॉर्म ग्रुप जो है वो रिपीट करना है। इस फॉर्म ग्रुप को आपने उठाया और उठाने के बाद आपने इसको डुप्लीकेट कर लिया एक और दफा। अब आपके पास दूसरी चीज क्या है? एज है। क्या है? एज। यहाँ पर आपने एस एज कर दिया, इसी को उठाया, कॉपी किया, आईडी में दे दिया। ठीक है, एंड सो ऑन। और इसकी टाइप हो गया होगी नंबर होगी। क्या होगी? नंबर होगी। इनपुट टाइप नंबर। तो यहाँ रिफ्रेश कर आपके पास एज भी आ गया सर। ठीक है, ये करने के बाद आपने इस फॉर्म ग्रुप को एक और दफा रिपीट किया। अब आप करोगे स्टूडेंट की ईमेल के लिए। किसके लिए? ईमेल के लिए। और यहाँ आपने कर दिया एस ईमेल और एस ईमेल। एंड टाइप आप रख दोगे ईमेल। क्या रखोगे? ईमेल। अभी थोड़ा थोड़ा चिपक रहे हैं तो इनके फॉर्म ग्रुप्स को आप क्या दे दोगे? मार्जिन टॉप दे दोगे। क्या दे दोगे? मार्जिन टॉप ऑफ 4। तो आपके पास ये थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लेंगे, है। थोड़ा और बेटर होते जा रहे हैं। अब यहाँ एक बटन होगा जिसके क्लिक के ऊपर सबमिट करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? सबमिट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप एक और फॉर्म ग्रुप बना लो। ठीक है, फॉर्म ग्रुप, और उसके साथ आप एक और क्लास रखोगे मार्जिन टॉप ऑफ 3। ठीक है, और उसके अंदर आप इनपुट टाइप बटन रखोगे। क्या रखोगे? सबमिट, सॉरी। क्या रखोगे? सबमिट, ताकि ये इनपुट जो है आपका डेटा सबमिट कर सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये करने के बाद आप जो है वो इसको एक क्लास दे दो। क्या क्लास दे दोगे? बीटीएन की, और बीटीएन प्राइमरी या जो भी आप कलर देना चाहो बूटस्ट्रैप का। यहाँ होकर रिफ्रेश करोगे आपके पास सबमिट का बटन आ गया। सबमिट लिखना है तो अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे सबमिट नहीं लिखना है, यहाँ मुझे लिखना है क्रिएट स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। तो क्या करूंगा? यहाँ पे तो कोई बीच में टैग है नहीं जिसके लिखूंगा। यहाँ पर मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। किसका? यहाँ मैं लिख दूंगा ऐड स्टूडेंट। क्या लिख दिया मैंने? यहाँ रिफ्रेश करें, आपके पास आ गया। मैंने फॉर्म बनाया है सिर्फ अभी तक। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब हम फॉर्म पे सबमिट करते थे तो क्या, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट था जो की के साथ, जो वो की बन जाता था और वो वैल्यू भी लेके जाता था? नेम का एट्रीब्यूट। किसका? मैं सारे इनपुट्स को क्या दूंगा? नेम का एट्रीब्यूट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, सबसे पहला इनपुट है मेरे पास नेम का, इसको मैं नेम का एट्रीब्यूट दूंगा और नेम का एट्रीब्यूट इसमें पास कर दूंगा मैं। एस नेम ही पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एस नेम। ये आपकी की बनेगी सुपर ग्लोबल एसोसिएटिव एरे के अंदर, याद है? ठीक है, आई होप आप रिमेम्बर होगा आपको। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करूंगा और दूसरे इनपुट को भी दूंगा, ये एज वाले को। ठीक है, और एज वाले को देने के बाद मैं यहाँ कर दूंगा एस एज। क्या कर दूंगा? स्टूडेंट एज। ठीक है, और इसको भी दे देते हैं नेम का एट्रीब्यूट। और यहाँ मैं कर देता हूँ एस ईमेल। क्या कर देता हूँ? एस ईमेल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मुझे, अब यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट तो लिख नहीं रहा कि मैं ऑन क्लिक का इवेंट लगाऊंगा और सारा डेटा गेट करके पीएचपी में भेज दूंगा, क्योंकि इवेंट्स तो किससे हैंडल होते हैं? जावास्क्रिप्ट से। अब सर मैं ये किस तरह चेक करूंगा कि जब सिर्फ बटन पर क्लिक हो जब ही मेरे पास रिकॉर्ड उठ के जाए? जैसी बटन पे क्लिक हो, क्लिक देखो, जैसी बटन पे क्लिक होगा ये तो लाजमी होगा कि आपका सारा डेटा सर्वर पे सेंड हो जाएगा और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट या डॉलर गेट के एसोसिएटिव एरे के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। लेकिन बटन के क्लिक होने पर वो डेटा उन एसोसिएटिव एरे से निकले और माइस्क्यूएल में जाके स्टोर हो जाए। तो ये जो क्लिक होगा ये मैं कैसे चेक करूंगा?
अभी देखो यहाँ पर, अगर मैं, जो मेरा बटन है इनपुट वाला, ये बटन है ना, ये इनपुट, ठीक है, इसको भी अगर मैं एक नेम की दे दूं, क्या दे दूं, नेम की, इसको मैं नेम की दे देता हूँ स्टूडेंट ऐड की, एस ऐड लिख दिया, क्या लिख दिया, एस ऐड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखना आप गौर से, अभी आपका जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म का मेथड है वो क्या है, गेट है, ऐसा ही है, कुछ नहीं होता तो क्या क्या होता है, गेट, गेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ रिफ्रेश किया, अब यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सिद्दीक, ठीक है, और सिद्दीक की एज लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिद्दीक @gmail.com, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऐड स्टूडेंट करूंगा, तो आपको पता है कि गेट मेथड है तो यूआरएल के साथ होते हुए जाएगा आपका डेटा अपाची के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क क्या शो करता है, क्वेरी स्ट्रिंग, तो आपसे पूछे ये क्या है, तो ये आप बोलोगे क्वेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ देखो एस नेम, यानी कि जो नेम दिया था वो की बन गई, और उसकी वैल्यू उसके साथ सेट हो रही है। फिर एंड, एस एज इज 20, एस ईमेल इज सिद्दीक @gmail.com। अच्छा, और उसके साथ आपके पास एस एड भी आ रहा है, क्या आ रहा है, एस एड। तो बेसिकली एस एड को यहां पर भिजवाने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एड स्टूडेंट के बटन पर क्लिक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो एस एड की नेम में की है वो भी यहां पर सेट नहीं होगी। यानी कि ये चीज प्रूफ करती है कि अगर क्वेरी स्ट्रिंग में एस एड आ रहा है, इसका मतलब बटन पे क्लिक हुआ है। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि अगर इस क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर या जो डेटा गया, जो कीज गई है, उनमें अगर एस एड की है, तो सारा डेटा जो है इस डेटाबेस में स्टोर कर दो। मुझे ये चेक करना है। अब ये चेक कैसे करेंगे, देखो, अभी मैं $_ पोस्ट नहीं लगा रहा ताकि आप समझ सको। अब यहाँ आपने पीएचपी कोशिश करनी है कि आप ऊपर लिखो, सबसे कहाँ लिखोगे, ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आए पीएचपी, आपने खोला, पीएचपी खोलने के बाद अब आपको पता है सारा जो डेटा है वो गेट के अंदर आ गया होगा, $_ गेट के अंदर आ गया होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ई को कर दूं, सॉरी ई को नहीं, हमारे पास प्रिंट आर करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट आर किया मैंने $_ गेट को, ऐसा ही है। यानी कि मुझे सारा डेटा मिल जाना चाहिए सर। चेक करते हैं क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपको सारा डेटा मिल रहा है, मिल रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर आपको एस एड की मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होता है इस एड नाम से, किस नाम से, इस सेट, किस नाम से होता है, इस सेट। इस सेट बेसिकली आपसे की मांगता है, कोई वेरिएबल मांगता है जो यूआरएल में मौजूद है या सेंड किया गया है सर्वर पे, ठीक है। आप उस की को अगर इसमें पास करोगे तो वो आपको बता देगा कि क्या वो की उस एसोसिएटिव एरे में मौजूद है या नहीं। देखो, अगर मैं लिखता हूं इस सेट $गेट, और मेरी की का नाम क्या है जो बटन वाली है, एस एड, क्या नाम है, एस एड। तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि क्या $_गेट का जो एसोसिएटिव एरे है उसके अंदर जो सेट की है वो सेट है यूआरएल में या नहीं है, क्या वो वहां मौजूद है या नहीं है। तो ये आपको ही बताएगा। अच्छा, अगर मैं इसको इको करके देखूं सर, ठीक है, तो क्या होता है, लेट्स सी, यहाँ पर आए रिफ्रेश करते हैं तो देखो एंड में 1 आ रहा है। 1 का मतलब है ट्रू, 1 का मतलब क्या है, ट्रू, यानी कि आपके पास जो एस एड की है वो मौजूद है। एस एड की मौजूद होने का मतलब है कि उस बटन पर क्लिक हुआ है, उस बटन पर क्लिक हुआ है। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन के बिहाफ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना होता तो मैं क्या लगाता हूँ, किसी कंडीशन के बिहाफ पे, इफ एल्स, क्या लगाता हूं, इफ एल्स। अगर ये की सेट है तो मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, सारी वैल्यूज उठा के डेटाबेस में भेजनी है। क्या करना है, सारी वैल्यूज उठा के डेटाबेस में भेजनी है। तो सर मैं कैसे करूंगा, यहां पर मैं ये लिखूंगा कि अगर, इफ, अगर आपके पास इस सेट है, क्या सेट है, $_ गेट जो है उसके अंदर आपके पास अगर एस एड की सेट है, अगर आपके पास जो $_ गेट एसोसिएटिव एरे है उसके अंदर अगर एस एड की सेट है, ये प्रूफ करेगा कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर है तो आप क्या करना चाहते हो, अब ये हुआ आपके ऊपर है, ठीक है। अब और फॉर एग्जांपल अगर मुझे बच्चे का नाम प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, इको $_ गेट, और उसमें की लिख दूंगा एस नेम, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं सर, आपके पास एस नेम आ जाना चाहिए, रिफ्रेश करते हैं, क्या आ गया, सिद्दीक आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और यहाँ कर दूं मैं एस एज, क्या कर दूं, और यहाँ मैं तीसरा कर दिया एस ईमेल, तो यहाँ आप देखोगे कि आपके पास तीनों चीजें आ रही हैं,
सिद्दीक 20 siddiq@gmail.com। आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं इनको इको कराने के बजाय एक वेरिएबल में रख दूं, मैंने उस वेरिएबल का नाम भी एस नेम ही रख दिया। मैंने इको कराने के बजाय उस वैल्यू को किस में रख दिया, एक वेरिएबल में रख दिया। किस में रख दिया, वेरिएबल के अंदर। अब मैं प्रिंट नहीं कराना चाह रहा सर, मैं स्टोर कराना चाह रहा हूं, तो मैंने यहाँ किया एस एज और उसका वेरिएबल बना दिया, और एस ईमेल। अच्छा एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए सही है, चलो कोई मसला है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपके पास ये जो आपके पास इस सेट का फंक्शन, ये क्या प्रूफ करेगा कि बटन पर क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो वो ये सारी चीजें नहीं उठाएगा, और होगा तो $_गेट में सारी चीजें निकाल लेगा। ठीक है, अब आप कर लो कि अगर आपके पास एस एड की यानी कि बटन की सेट है, तो आप जो है वो नाम निकालो और किस में स्टोर कर दो, एज निकालो किस में स्टोर कर दो, ईमेल निकालो किस में स्टोर कर दो, एस ईमेल में। अब आपको तीनों वैल्यूज पीएचपी में मिल गई। अब आपका काम है कि आप इसको माइस्क्यूएल में भिजवा दो, वैल्यूज तो आ गए ना, यही तो चाहिए। ठीक है, अब माइस्क्यूएल में कैसे भिजवाओगे। ठीक है, माइस्क्यूएल के टेबल में डेटा ऐड करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी होती है। किसकी होती है, इंसर्ट की क्वेरी होती है। अच्छा सर कुछ ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखता हूँ। मेरे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, क्या था, स्टूडेंट। तो मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और फिर मैं कॉलम के नाम दूंगा। कॉलम के नाम क्या है, डेटाबेस वाले देने, किस नाम से देने, डेटाबेस वाले देने। स्टूडेंट नेम, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। स्टूडेंट नेम कॉमा, फिर क्या दूंगा, आईडी। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट दी हुई है, भिजवानी ही नहीं है। स्टूडेंट एज आ गया, और फिर स्टूडेंट ईमेल। क्वेरी याद है, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना। इसके बाद वैल्यूज, इसके बाद वैल्यूज, और फिर राउंड ब्रैकेट। अब इसके अंदर आप वैल्यूज दोगे, इसमें दोगे, इसी के अंदर आप फिर नेम लिखते थे, फिर ईमेल और एज लिखोगे और एंटर मारते तो इंसर्ट हो जाता था। अब मेरे पास वैल्यूज डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, लेकिन वैल्यूज कहाँ मौजूद है, वेरिएबल्स के अंदर। किस में मौजूद है, वेरिएबल्स के अंदर। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ डबल कोट्स डालोगे। ठीक है, अब डबल कोट्स आप नहीं डाल सकते क्योंकि आपने डबल कोट्स बाहर यूज किए, तो आप सिंगल कोट्स यूज कर लो। क्या यूज करोगे, देखो अगर ये आप याद रखना, पीएचपी के अंदर अगर आपने बाहर डबल कोट्स यूज किए हुए और दोबारा से अंदर की तरफ आप डबल कोट्स डालोगे तो आपको एरर मिलेगा। आप सिंगल यूज कर सकते हो अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स डाले। अब सबसे पहली वैल्यू कौन सी देनी है, स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम कहाँ स्टोर है, एस नेम में। किधर स्टोर है, तो यहाँ सर मैं लिखूंगा एस नेम। हाँ समझ आई। फिर मैंने कॉमा डाला, फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, दोबारा स्ट्रिंग डाल के $एस एज, कॉमा डाला, दोबारा स्ट्रिंग डाला, फिर मैंने क्या डाला, एस ईमेल। ये बात समझ आई। पहले हम स्टैटिक वैल्यूज डायरेक्ट लिखते थे, अब हमने स्टैटिक वैल्यूज कौन सी सॉरी डायनेमिक वैल्यूज कौन सी रखी है, जो फॉर्म से हमने गेट करी हैं। किससे गेट करी है, फॉर्म से। सर क्वेरी तो बना दी, लेकिन क्वेरी क्या चल जाएगी, क्या क्वेरी चलेगी, नहीं। अच्छा माइस्क्यूएल पे क्वेरी लिखते थे, एंटर या गो पे क्लिक करते थे तो आपकी क्वेरी चलती थी। क्वेरी तो यहाँ पे भी लिख दी, लेकिन यहाँ गो का बटन या एंटर तो है नहीं। कैसे एग्जीक्यूट करोगे माइस्क्यूएल के ऊपर। वो जो गो वाला फीचर है ना, वो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है माइस्क्यूएल के अंदर, और उस फंक्शन का नाम है MySQLi_query। क्या नाम है इस फंक्शन का, MySQLi_query। ये फंक्शन आपसे दो चीजें मांगता है। सबसे पहले आपसे MySQL की कनेक्शन मांगता है, कि मुझे वो कनेक्शन दो जिसके ऊपर जाके क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। वो कनेक्शन दो जिसके ऊपर जाके क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। कनेक्शन कहाँ बनाया, कनेक्शन कहाँ बनाया, config.php में। कहाँ बनाया था कनेक्शन, config.php में। वो मुझसे ये कनेक्शन यानी कि ये वेरिएबल तलब कर रहा है भाई, तो ये कैसे दूंगा, खैर ये तो आगे की कहानी अभी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल है कनेक्शन का, वो है कनेक्शन, ऐसा ही है, वही वेरिएबल। फिर कॉमा डाला, आपसे दूसरी चीज मांग रहा है, क्वेरी मांग रहा है, कि जो क्वेरी इस कनेक्शन पे जाकर एग्जीक्यूट करके आनी है इससे। देखो ये दो चीजें मांगता है आपसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन, जिससे इसको पता चलेगा किस डेटाबेस में जाके
क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, और दूसरा वो क्वेरी मांगता है जो उसने एग्जीक्यूट करनी है। तो हमने क्वेरी लिखी है ना यहाँ पर, यही क्वेरी तो एग्जीक्यूट करवानी है। तो क्या करेंगे कि इसको हम एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे जिसको मैं क्वेरी बोल दूंगा, और यहाँ पर मैं क्वेरी के लिए इसको क्वेरी का वेरिएबल दे दूंगा। तो मैंने इसको दोनों चीजें दे दी, कनेक्शन भी दे दिया और क्वेरी जो इसने उस कनेक्शन पे जाकर एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास मसला क्या है कि क्या ये डॉलर कनेक्शन का वेरिएबल इस फाइल के अंदर बना हुआ है? नहीं, वो किस में बना हुआ है? config.php में। और हमने कोड इंक्लूड करना सीखा है। तो अगर config.php का कोड यहाँ यूज करना है, तो मैं config.php को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। क्या करूंगा? इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड वंस कर लो या इंक्लूड कर लो। इंक्लूड वंस मैंने किया और यहाँ पर मैंने दे दिया config.php। तो अब उसको कनेक्शन का वेरिएबल मिल जाएगा। क्या होगा? कनेक्शन का वेरिएबल मिल जाएगा। देखो स्टेप्स देखो। सबसे पहले फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाया, सारे इनपुट्स बना लिए, उसको आपने नेम का एट्रीब्यूट दे दिया। क्या दे दिया? नेम का एट्रीब्यूट जो उसकी की होगी। ठीक है। वो करने के बाद वो सारा स्टोर होगा मेथड के बिहाफ पे। अगर गेट मेथड होगा तो गेट के अंदर स्टोर होगा, पोस्ट होगा तो पोस्ट के अंदर। लेकिन ज्यादा रिलायबल कौन सा है? पोस्ट है। अभी मैं आपको दिखाते हुए करना चाह रहा था, इसलिए मैंने गेट का यूज किया। अभी मैं पोस्ट में इसको वापस कर दूंगा। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हम ये चेक करना चाहते थे सर कि क्या हमारे बटन पे क्लिक हुआ है, तो उसके लिए हमने इस सेट मेथड का यूज किया। इस सेट फंक्शन चेक करेगा कि जो एसोसिएटिव एरे के अंदर मैं उसे की दे रहा हूँ क्या वो उस एरे में मौजूद है या नहीं। अगर होगी तो इफ के अंदर जो काम कर रहा हूँ वो चल जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं चलेगा। बात समझ आई? यानी कि बटन पे क्लिक ना हो तो क्यों चले भाई। ठीक है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ तो मैंने कहा कि मेरे एरे में से नाम निकालो और किस में स्टोर कर दो? एज निकालो, किस में से स्टोर कर दो? ईमेल निकालो, यस ईमेल में स्टोर कर दो। फिर मैंने कहा इंसर्ट की क्वेरी चलाओ, इंसर्ट करो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कि मेरे पास ये बना हुआ स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है। और यहाँ पर मैं आया, स्टूडेंट्स के अंदर ऐड करो, स्टूडेंट का नाम ऐड करो, एज ऐड करो और ईमेल ऐड करो, और उसकी वैल्यूज आपने यहाँ प्रोवाइड कर दी जो कि आपके पास वेरिएबल्स में मौजूद हैं। ठीक है। यहाँ डायरेक्ट लिखना मुनासिब नहीं है। देखो यहाँ मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, लेकिन ये स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो डायनेमिक काम किया वो क्या किया? एस नेम का किया। तो वैल्यूज आपके पास जो फॉर्म वाली है वो सेट करवाएंगे हम। ठीक है। ये किया। और जो गो वाला फीचर है समझने के लिए, ठीक है, जो इस क्वेरी को आपके कनेक्शन पे चला के आएगा, उस फंक्शन का नाम है माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, जो कि आपसे दो चीजें लेता है। सबसे पहला कनेक्शन, दूसरा क्वेरी जो उसको एग्जीक्यूट करनी है आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है। ये करने के बाद माइस्क्यूएल क्वेरी का कनेक्ट जो फंक्शन है, जिस तरह माइस्क्यूएल कनेक्ट आपको ट्रू या फॉल्स देता था कि वो चीज चल गई है या नहीं चल गई है, इसी तरह माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी भी आपको ट्रू या फॉल्स देता है। क्या करता है? ट्रू या फॉल्स देता है कि वो चीज चल गई है कि नहीं चल गई है। तो इस पे हम कंडीशन लगा के चेक नहीं कर सकते, कोई मैसेज नहीं दिखा सकते क्या? ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा जिसको मैं कह देता हूँ रिजल्ट। क्या कह देता हूँ? रिजल्ट। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा लूंगा कि अगर आपके पास जो रिजल्ट है वो चल जाए, इफ रिजल्ट इज ट्रू, तो आप इको कर दो। क्या इको कर दो? डेटा इंसर्टेड। क्या इको कर दो? डेटा इंसर्टेड। और एल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप इको कर दो एरर। क्या इको कर दो? एरर। तो आपके पास इस तरह से आपका काम हो जाएगा कि अगर आपकी क्वेरी चल जाएगी तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि डेटा इंसर्ट हो चुका है, और नहीं चलेगी तो एरर फेंक देगा। ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अभी तो हमारे पास डेटा इंसर्ट दिखा रहा है, लेट्स सी हो गया होगा वैसे। ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर वैसे ऐसे नहीं करना था क्योंकि स्ट्रिंग मौजूद था तो उसने कर दिया। अब यहाँ इसको मिटाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास खाली हो चुका है, डॉलर अंडरस्कोर गेट खाली। अब यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल अजरा लिख दिया। ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया 2 साल, और यहाँ हमने लिख दिया azra@gmail.com। ठीक है। और ऐड स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया देख रहे हो क्या बोल रहा है? डेटा इंसर्टेड माई स्किल के अंदर आया, रिफ्रेश करा, देखो हाँ समझ आई। ठीक है। किस तरह से हमने इसको डेटाबेस के अंदर भेजा। अच्छा, अभी आपने क्वेरी स्ट्रिंग का यूज किया है जो कि आपके पास अच्छा तरीका नहीं है। तो आप यहाँ पर मेथड क्या यूज करोगे? सबसे पहले तो आप मेथड दोगे फॉर्म को, आपका जो फॉर्म का टैग है उसको आप मेथड दे दो। क्या मेथड दे दोगे? पोस्ट। ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे? जब पोस्ट दिया है तो अब आपके पास डॉलर अंडरस्कोर
पोस्ट के अंदर डेटा आएगा, किसमें आएगा? पोस्ट के अंदर। तो आप हर जगह पे ये पास कर दोगे, जहां जहां आपने गेट यूज किया वहां क्या पास कर दोगे? पोस्ट पास कर दोगे। आई थिंक बस इतना ही था। ठीक है। तो लेट्स सी अब आपके पास ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम स्ट्रिंग मिटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं साद 33 लिख देते हैं, और saad@gmail.com लिख देते हैं। एड स्टूडेंट के क्या क्या रिफ्रेश करा यहाँ जाके साद, और मेरे क्वेरी स्ट्रिंग का यूज भी नहीं हुआ। मेरा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डेटाबेस के अंदर गया। अच्छा, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हो? इसको ऐसे कर सकते हो कि आपको पता है कि आप इको के अंदर HTML के टैग्स लिख सकते हो। मैंने आपको दिखाया था, H1 का टैग लिखोगे तो वो हेडिंग बन जाएगा, पैराग्राफ लिखोगे तो पैराग्राफ। जावास्क्रिप्ट का भी तो एक HTML टैग है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज ऑल्सो टैग। जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट पड़ा है, अलर्ट। अलर्ट क्या करता है? एक बॉक्स दिखा देता है जिसमें कोई मैसेज दिखा देता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कि भाई जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम एक स्क्रिप्ट रन करो। क्या रन करो? एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करो जिसमें तुम एक अलर्ट चलाओ। क्या चलाओ? अलर्ट चलाओ, और अलर्ट में तुम मैसेज दिखा दो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो तुम स्क्रिप्ट चलाओ, डेटा इंसर्शन एरर। बात समझ आ गई? अब चेक करते हैं। अब क्योंकि ना ये बुरा लग रहा है, देख रहे हो यहाँ पर इस तरह छोटा सा आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए ना सर। ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हमने जो है वो कोई और नाम लिखते हैं हम लोग, माज लिख दिया हमने। ठीक है। और माज की एज हमने 23 लिख दिया, हमने लिख दिया maaz@gmail.com। ठीक है। और हमने ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, देखो अलर्ट चल गया। ओके किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, मास का डेटा भी आ गया। समझ रहे हो कैसे काम होता है? ठीक है। वैसे ये प्रोसीजरल अप्रोच है जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक पे तो अभी यही आनी चाहिए। ठीक है। या तो PDO यूज होता है या PHP ऊप यूज होता है मार्केट के अंदर, तो प्रोफेशनल एप्लीकेशन होती है बड़ी। ठीक है। ये अभी आपको समझने के लिए आपको इस तरह ही करेक्ट करना पड़ेगा, क्वेरी वाला। ठीक है। समझ आया? देखो स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले डेटाबेस में जाके टेबल बनाओगे। टेबल बना दिया, टेबल बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्रंट एंड से क्या क्या डेटा भेजना है, उस हिसाब से आप फॉर्म बनाओगे। ठीक है। टेबल बनाने के बाद आप अपने जो प्रोजेक्ट है PHP का उसको MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, जो भी डेटाबेस आपने रखा है। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप फॉर्म बनाओगे। जो भी UI आपने क्रिएट करनी है, आपने वो UI क्रिएट की, फॉर्म बनाया है, तो चौथा स्टेप क्या होगा कि फॉर्म के जितने भी इनपुट्स हैं उनको नेम एट्रीब्यूट दोगे। पांचवा स्टेप, फॉर्म का मेथड पोस्ट होना चाहिए। गेट रख लो, गेट रख सकते हो, लेकिन उसमें सिक्योरिटी इश्यूज है। ठीक है। फॉर्म का मेथड क्या होना चाहिए? पोस्ट होना चाहिए। इन बातों को आपने ध्यान में रखना। उसके बाद आप चेक करोगे क्या बटन पे क्लिक हुआ है नहीं हुआ। वो कैसे करोगे? आप इनपुट वाले बटन को भी नेम की दोगे, जो कि आपके एरे में जाके स्टोर होगी, और आप फिर उसको इस सेट के मेथड से चेक कर लोगे। अगर इस सेट होगी आपकी बटन की इसका मतलब बटन पे क्लिक हुआ है। और क्लिक हुआ है तो फिर आप इफ जो कंडीशन है उसके बिहाफ पे आप ये वाला कोड रन करोगे। क्या करोगे कि उस पूरे एरे में से अपनी वैल्यूज निकालोगे, क्वेरी बनाओगे। क्वेरी चलाने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? MySQL क्वेरी, जो कि आपसे दो चीजें लेता है, डॉलर कनेक्शन और क्वेरी, जो आपने बनाई है। ठीक है। डॉलर कनेक्शन आप यहाँ पे भी डायरेक्टली रख सकते हो ऊपर। ठीक है। पूरा MySQL कनेक्ट का पूरा यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन हमने अलग फाइल में बनाया और उसका कोड हमें यहाँ चाहिए, तो हमने उसको क्या किया? इंक्लूड वंस किया, ताकि हमें उसका कोड पहले ही मिल जाए और ये एरर ना दे हमें कनेक्शन का वेरिएबल। हमने कनेक्शन दे दिया और क्वेरी भी दे दी, और फिर हमने इसको एक रिजल्ट में स्टोर करके उसकी कंडीशन के बिहाफ पे हमने अलर्ट चला दिया, ताकि हमें पता भी तो चले। अगर मैं कोई स्टेटमेंट या अलर्ट नहीं दिखाऊंगा तो मुझे यूजर को थोड़ी पता चलेगा क्या हुआ। ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है? अभी तो हमने बहुत बेसिक किया है। ठीक है। इसको और भी मजीद अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, आ बूटस्ट्रैप अगर मैं खोलूं, ठीक है, बूटस्ट्रैप में भी अलर्ट्स होते हैं। ठीक है। बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स देखें। बूटस्ट्रैप के अलर्ट्स ना कुछ इस तरह के होते हैं, देख रहे हो? इसमें होता है क्लोजिंग वाला, जिसमें कट का भी ऑप्शन आ रहा होता है। एक सेकेंड, चेक करते हैं।
ये रहा। ये ऐसा होता है कि इसको आप कट भी कर सकते हो, मतलब हटा भी सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यूज करूंगा। बेसिकली कैसे करूंगा, यहाँ देखो। अब यहाँ पर मैंने जो है वो अलर्ट अभी बेसिक जावास्क्रिप्ट वाला चलाया, जो कि अच्छा नहीं लगता यूआई के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वीएस कोड के अंदर आया। देखो, जब रिजल्ट ट्रू हो जाए, मुझे जब जो है वो अलर्ट चलाना है, ऐसा ही है। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से, चलो यहीं रखा रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये पूरी सीएसएस इस अलर्ट की कॉपी करी, कॉपी कर ली सर। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इस इको के अंदर रख दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, अंदर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज हुए हुए हैं उसको एरी के। तो एक काम करते हैं कि अगर मैं बाहर सिंगल लगा दूं, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, तो मैंने बाहर सिंगल लगाया तो मेरे पास एरर चला गया भले सब। कि अगर बाहर डबल कोट्स लगाओगे तो अंदर जितने भी लगाओगे वो सिंगल होंगे, अगर बाहर सिंगल लगाओगे तो अंदर डबल लगाओगे। ठीक है, डबल कोट्स। अच्छा, अब ये आ गया। अब यहाँ पर अलर्ट वार्निंग आ रहा है। मुझे अलर्ट वार्निंग तो नहीं दिखाना है ना, अलर्ट सक्सेस दिखाना है। ग्रीन कलर कौन सा होता है बूटस्ट्रैप में, सक्सेस का होता है। ठीक है, और अलर्ट, और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग के अंदर ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैसेज जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, ये शुड चेक, और ये सारा मैसेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैसेज हटा दिया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग के अंदर ये होली और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं होली, और इसको हटाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्या लिख देते हैं हम, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आपके पास वो बटन आ रहा है जो कि क्रॉस वाला होगा। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। सिंपल है ना। फिर कलर चेंज किया और मैसेज चेंज किया। इसी सिमिलर इको को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इस इको की जगह ये रख दूंगा। ठीक है, ये रखने के बाद यहाँ पर मैं मैसेज क्या पास करूंगा, डेटा एरर, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होगा डेंजर, क्या होगा, अलर्ट डेंजर, यानी कि रेड टाइप का होगा। सर अब चेक करते हैं क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब आपके पास ये आया, देखो, देख रहे हो। ठीक है, अच्छा अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पर मैंने किया, को नाम बताओ, अली। ठीक है, मैंने अली की एज रख दी 56, और ali@gmail.com, और यहाँ पर मैंने बटन पे क्लिक किया, देखो, देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास यहाँ देखो, देख रहे हो कितना सिंपल है। ठीक है, और एरर आएगा तो एरर वाला, और इसको क्लोज भी किया जा सकता है ना। तो इससे आप अपनी यूआई को और मजीद बेहतर बना सकते हो। तो आप देखो पीएचपी कितनी इको फ्रेंडली है, यानी कि आप कहीं भी एचटीएमएल लिख दो, कहीं भी जावास्क्रिप्ट लिख दो, कहीं भी पीएचपी लिख दो, तो पीएचपी इसलिए जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद है कि इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा नखरे नहीं है पीएचपी। ठीक है, तो ये घर जाके जो है वो एक बार और वीडियो देखना, ताकि और पक्का हो, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना, 2 से 3 बार क्रिएट करके देखना चीज़ों को, है ना।